potential step we have already discussed. Now today we will switch over to potential barrier या सीमित आयताकार विभव रोधिका. यदि Vx is equal to 0 for x less than 0, Vx is equal to V0 for 0 less or equal to x less or equal to a, and Vx is equal to 0 for x greater than a, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो यह एक विमीय विभव रोधिका कहलाती है. तो एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो हमें ये तीनों समीकरण भी ध्यान होनी चाहिए कि अगर ये तीनों इक्वेशन दे रखी है और ये नहीं लिखा हो कि पोटेंशियल बैरियर है या सीमित आयताकार विभव रोधिका है, तो हमें इन तीन इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें विभव रोधिका को ही डील करना है. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यदि m द्रव्यमान व कुल ऊर्जा E का कण x अक्ष के अनुदिश बाईं ओर से विभव क्षेत्र की ओर गतिशील हो, तो x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू a तक v0 ऊंचाई तथा a चौड़ाई की एक आयताकार विभव प्राचीर का अनुभव करता है. आपतित क्वांटम कण की ऊर्जा का मान या तो E लेस देन 0 हो सकता है या E ग्रेटर देन V0 हो सकता है. इन दोनों ही स्थितियों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. तो पहली स्थिति डिस्कस करते हैं व्हेन E इज़ लेस देन V0, अर्थात जो क्वांटम पार्टिकल अप्रोच कर रहा है पोटेंशियल बैरियर पे, उसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई से कम है. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट क्लासिकली, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, यदि E लेस देन V0 है तो कोई भी कण प्राचीर को पेनेट्रेट करके क्षेत्र 3 में नहीं जा सकता. लेकिन क्वांटम यांत्रिकी से, जैसा आगे हम मैथमेटिकली डील करेंगे, E लेस देन V0 की स्थिति में विभव प्राचीर को भेद कर क्षेत्र 3 में कण के पाए जाने की एक कम लेकिन एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, और यह घटना सुरंगन प्रभाव या टनल इफेक्ट कहलाती है. तो आइए हम इसको क्वांटम मैकेनिकली मैथमेटिकली डील करें तीन अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और हम इस्तेमाल करेंगे टाइम independent one-dimensional Schrodinger wave equation. So for the first region, Vx is equal to 0 and psi is equal to psi 1. So from one-dimensional Schrodinger wave equation, d2 psi by dx square plus twice m upon h cross square E minus v या E minus v0 psi is equal to 0. Since for this region v or v0 is equal to 0, so equation can be written as d2 psi 1 by dx square plus twice m upon h cross square psi 1 is equal to 0. Let this constant, that is twice m e upon h cross square is equal to k square, then we will get the equation d2 psi 1 by dx square plus k square psi 1 is equal to 0. यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल माना psi 1x is equal to a e to the power I k x plus b e to the power minus I k x है. अब समीकरण 2 की राइट हैंड साइड में जो पहला पद है वो इंसिडेंट वेव को बताता है, जबकि दूसरा पद जो है वो क्षेत्र 1 से रिफ्लेक्टेड वेव को बताता है. नाउ विल टेक द रीजन सेकंड. रीजन सेकंड में v इज इक्वल टू v0 है, psi इज इक्वल टू psi 2 है, तो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो जाएगी d2 psi 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर E माइनस v0 psi 2 इज इक्वल टू 0. एंड सिंस E इज लेस देन v0, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो विल गेट द इक्वेशन d2 psi 2 by dx स्क्वायर माइनस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस E psi 2 इज इक्वल टू 0. ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल होगा psi 2x इज इक्वल टू f e टू द पावर बीटा x प्लस g e टू द पावर माइनस बीटा x. अगेन समीकरण 4 की राइट हैंड साइड में पहला पद क्षेत्र 1 से पारगमित अर्थात क्षेत्र 2 में इंसिडेंट तथा दूसरा पद क्षेत्र 2 से रिफ्लेक्टेड वेव को बताता है. एंड ऑफ कोर्स जैसा ऊपर a और b थे, यहाँ f और g कांस्टेंट है, जिनको हम लेटर ऑन बाउंड्री कंडीशंस और कंटिन्यूटी कंडीशंस के जरिए निकालेंगे. क्षेत्र 3 की बात करें तो क्षेत्र 3 में साई का मान psi 3 है और अगेन पोटेंशियल का मान 0 है, तो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो जाएगी d2 psi 3 अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू 0. अगेन 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज k स्क्वायर, so we'll get a very similar equation
d2 psi 3 अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू 0, जिसका सोल्यूशन समीकरण पूर्व की भांति क्षेत्र 1 के समान ही psi 3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c e टू द पावर i k x प्लस d e टू द पावर माइनस i k x। अब ये जो समीकरण 5 है, इस समीकरण 5 की राइट हैंड साइड का पहला पद क्षेत्र 2 से पारगमित अर्थात क्षेत्र 3 में इंसिडेंट तरंग को बताता है, जबकि दूसरा पद क्षेत्र 3 से परावर्तित तरंग को बताता है। अब चूंकि क्षेत्र 3 में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है जहाँ से परावर्तन हो सके, तो d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो वी आर लेफ्ट विथ psi 3x इज इक्वल टू c e टू द पावर i k x। नाउ वी विल फाइंड कांस्टेंट a b c f e f and g थ्रू बाउंड्री कंडीशंस एंड कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। सो हमारे पास दो बाउंड्री है, पहली बाउंड्री है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बाउंड्री है x इज इक्वल टू a पे। तो पहली बाउंड्री पे psi 1 और psi 2 है, दूसरी बाउंड्री पे psi 2 और psi 3 है। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, दोनों वेव फंक्शन मैच करने चाहिए और कंटिन्यूटी के लिए उनके फर्स्ट डेरिवेटिव मैच करने चाहिए। दैट इज psi 1x मस्ट बी इक्वल टू psi 2x एट x इज इक्वल टू 0 एंड d psi 1 अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू d psi 2 बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। तो हम समीकरण 2 व 4 को इस्तेमाल करें तो a e टू द पावर i k x प्लस b e टू द पावर माइनस i k x एट x इज इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू f e to the power beta x plus g e to the power minus beta x. Since e to the power 0 is 1, so we will get the equation a plus b is equal to f plus g as equation number 7. इसी तरह से इसको डिफरेंशियल करें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में i के आगे आ जाएगा, राइट हैंड साइड में बीटा आगे आ जाएगा और हमारे पास अल्टीमेटली a माइनस बी का मान आ जाएगा b बीटा अपॉन आई के f माइनस जी। अगर ऊपर आयोटा लाना चाहें तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव अल्टीमेटली द फाइनल इक्वेशन एज a माइनस बीटा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस आई बी बीटा अपॉन के इंटू एफ माइनस जी। सो वी हैव टू इक्वेशंस जिनको हम जोड़ करके और घटा करके a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों समीकरणों को ऐड करें तो विल गेट 2a इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस आयोटा बीटा अपॉन k प्लस g इंटू 1 प्लस आयोटा बीटा बाई k। And if we subtract, we get the value b as 2b is equal to f into 1 plus iota beta by k plus g into 1 minus iota beta by k. So if we divide these two equations, that is 10 by 9, so we'll get b by a. So b by a as equation number 11 as k plus iota beta plus g by f into k minus iota beta divided by k minus iota beta plus g by f into k plus iota beta. Now we will consider another boundary, that is at x is equal to a, where psi 2 is equal to psi 3 and delta psi 2 by delta x must be equal to delta psi 3 by delta x. So we will get the equation as 12 f e to the power beta a plus g e to the power minus beta a is equal to c e to the power I k a, and another equation as f e to the power beta a minus g e to the power minus beta a is equal to iota k by beta into c e to the power iota k a. So we want to find out c by a. So if we divide 13 by equation 12, we will get the equation as eventually we will get, first we will get g by f. So g by f we will get, as it is very obvious from the equation 14, as minus of k plus iota beta upon k minus iota beta into e to the power 2 beta a. So 11 व 14 से b by a निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो डिवाइड करके we will get the equation k plus iota beta into k minus iota beta 1 minus e to the power 2 beta a upon k minus iota beta whole square minus k plus iota beta whole square into e to the power twice beta a. अब and finally we will get equation as b by a is equal to, simple mathematics is there, e to the power k square plus beta square into e to the power 2 beta a minus 1 upon k square minus beta square
e to the power 2 beta a minus 1 plus 2 iota k beta e to the power 2 beta a plus 1. Since we know sine hyperbolic beta a is equal to e to the power beta a minus e to the power minus beta a by 2, and cos hyperbolic beta a as e to the power beta a plus e to the power minus beta a by 2. तो दोनों तरफ e to the power minus beta a by 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तो e to the power 2 beta a will be converted into e to the power beta a, as it is obvious from equation 15. We will get b by a as k square plus beta square sine hyperbolic beta a upon k square minus beta square sine hyperbolic beta a plus twice iota k beta cos hyperbolic beta a. Now we want to find out the reflection coefficient. तो परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तीव्रता दैट इज जे आर व आपतित प्रायिकता धारा घनत्व दैट इज जे आई का अनुपात परावर्तन गुणांक आर कहलाता है. सो आर इज इक्वल टू जे आर बाई जे आई. सो वी कैन फाइंड आउट जे वन एज एच क्रॉस बाई 2im psi 1 star delta psi 1 by delta x minus psi 1 delta psi 1 star by delta x. Since we know psi 1, we can find out its complex conjugate. We can find out delta psi 1 by delta x. We can find out delta psi 1 star by delta x. And if we substitute all these values in J1 equation, ultimately we will get equation 16 as J1 is equal to V into mod A square minus mod B square. So A part represent the incident part, whereas B represent the reflected part, as we have studied earlier. So R can be written as JR by JI is equal to mod B by A whole square or mod B by A square. अगर आप J1 का मान नहीं निकालना चाहे एग्ज़ाम के दौरान, तो आप सीधे ही आर का ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉड बी बाई ए का स्क्वायर, विच मीन्स बी बाई ए इंटू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो समीकरण 15 में हमने बी बाई ए निकाल रखा है. तो बी बाई ए स्टार निकालने के लिए साइन हाइपरबोलिक रियल क्वांटिटी है, के स्क्वायर रियल क्वांटिटी है, बीटा स्क्वायर रियल क्वांटिटी है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए रियल क्वांटिटी है. तो जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास बी बाई ए स्टार आ जाएगा. और ये मान जब हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए प्लस 4k स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए. और सिंस वी नो कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए, if we use this formula, we'll do the simple mathematics as I have done for you. We will get the equation R is equal to k square plus beta square whole square sine hyperbolic square beta a upon k square plus beta square whole square sine hyperbolic square beta a plus 4k square beta square. Since k square is twice me upon h cross square, beta square is twice m v0 minus e upon h cross square. So we can find out k square plus beta square as well as k square into beta square. And if we substitute these values in R, we will finally get the equation R as 1 upon 1 plus 4e into v0 minus e upon v0 square sine hyperbolic square beta a. So that is the value of reflection coefficient. In the next lecture, we will discuss about the transmission coefficient in this case.